हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज का वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए है जिनका अभी अभी 10th बोर्ड ओवर हुआ है एंड वो 11th में जाने वाले हैं। तो यार बहुत सारे बच्चों ने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया होगा कि मैं तो जेई की तैयारी करूंगा। एंड बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी कोचिंग में एडमिशन ले चुके होंगे। तो उनके माइंड में हमेशा इफ्स एंड बट्स चलते रहते हैं। किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे 2 साल के लिए हाईली मोटिवेटेड रह सकते हैं, कितना घंटा पढ़ना चाहिए दिन भर में, कितना पढूं, कौन कौन से बुक सॉल्व करूं, कौन कौन से एग्जाम्स दूं। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यार तुमने अभी 10th बोर्ड दिया है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10th के पहले से ही किसी कोचिंग में फाउंडेशन का कोर्स कर रहे होते हैं। तो जो फाउंडेशन का कोर्स कर रहे होते हैं तो उनका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। लेकिन जिन्होंने फाउंडेशन नहीं किया है, जैसे मैंने भी कभी किसी कोचिंग में फाउंडेशन नहीं किया था, मैंने भी 10th तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। जो भी अपना बोर्ड का था वही बोर्ड सिलेबस पढ़ता था। 11th से मैंने जेई की तैयारी की थी एंड सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर कोई बच्चे 10th तक फाउंडेशन नहीं किए हैं तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम जिस भी कोचिंग में जाओगे, जहाँ भी तुम पढ़ोगे, वहाँ वो लोग पहले बेसिक्स सिखाते हैं। एंड जो भी चैप्टर्स स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं एंड बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाए जाते हैं। तो यार मेनली तुम्हें ये चीज़ फोकस रखना है कि हर साल लगभग 10 लाख बच्चे, अभी तो कम हो गए, पहले तो 15-15 लाख बच्चे थे, तो ऑन एन एवरेज ऐसा मान सकते हैं कि 10 से 11 लाख बच्चे हर साल जेई के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर बोल सकते हो जेई का एग्ज़ाम देते हैं। एंड सिलेक्शन कितनों का होता है? अगर मैं देखूँ टॉप आईआईटीज, पुराने आईआईटीज, तो 10,000 टोटल बच्चे आईआईटी में जाएंगे। अब सोचो 10 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे में आना है तुम्हें, तो ऑब्वियसली बात है जो 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, जरूर उन्होंने कोई ना कोई एक पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो किया होगा। वो जो भीड़ चल रही है ना, भीड़, उनके साथ वो नहीं गए होंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिकली किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छे से तैयारी किया होगा, अच्छी प्लानिंग होगी उनका, अच्छा माइंड सेट होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि जेई का जो एग्ज़ाम है वो बहुत मेहनत करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है यार, फिर भी लास्ट में उनका रैंक बहुत पीछे हो जाता है, या फिर कितने बच्चे तो ऐसे ही होते हैं सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो जेई का तैयारी ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बैक में चलती है। स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। जेई का एग्ज़ाम सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है, जेई का एग्ज़ाम रिजेक्शन का एग्ज़ाम है। यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है लोगों को, सिलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि मास को रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखो तुम्हारे में कुछ यूनिक चीज़ें होनी चाहिए जो तुम्हें फॉलो करना है, तब तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, तुम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, रेगुलर क्लास जाओ, रेगुलर क्लास, नेवर मिस क्लास। क्लास को कभी मिस ही नहीं करना है, नेवर मिस एनी लेक्चर। सबसे पहली बात तुम्हें याद रखनी है, कोचिंग जाओ, ऑनलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, या फिर जहां भी तुमने एडमिशन लिया वहां जाओ, एंड कोई भी क्लास मिस मत करो। अभी यहाँ पे क्या बातें आती है, क्लास मिस मत करो, ये तो सही है। अब ऐसा भी नहीं करना है क्लास में जाके बस बैठ गए, कुछ कर ही नहीं रहे, बस बैठे हुए हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ नहीं पता है, बस जाके बैठ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं। ये काम नहीं करनी है। ट्राई टू ग्रास्प मोर, ट्राई टू ग्रास्प मोर एंड मोर नॉलेज। ठीक है, जो भी क्लासेस चल रही होंगी, जो भी पढ़ाया जा रहा होगा, ट्राई टू फोकस करना शुरू करो एंड क्लास रेगुलर जाओ। उसके बाद क्लास जाते हो तो पॉइंट नंबर 2, मेक अ प्रॉपर क्लास नोट्स, प्रॉपर क्लास नोट बनाओ, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है बच्चों में पता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है यार मुझे क्लास में समझ में नहीं आया ना,
ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे देख लूंगा। ये वाली सोच तुम्हारे अंदर आ गई तो शायद सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार तुम ऑलरेडी कोचिंग में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम दे रहे हो एंड तुम घर आने के बाद भी उसी चीज को देखोगे। तो तुमने घर पे भी सेम टाइम दिया, तुम्हारे पास टाइम तो लिमिटेड है ना, टाइम लिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से जेई का सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा। तो तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। अब इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि क्लास रेगुलर जाओ, क्लास तुम्हें रेगुलर जाना है, क्लास मिस नहीं करना है। एंड मिस तभी करो जब तुम्हें लग रहा है कि यार अब मिस किए बिना नहीं होगा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुका है या फिर कोई ऐसा कंडीशन आ चुका है तो मिस करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लास मिस मत करो। एंड क्लास जाते हो तो प्रॉपर क्लास नोट बनाओ, खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओ, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो कि पीडीएफ बना लिया, कोई दोस्त ने लिखा तो उसका नोट्स ले लिया, उसका नोट्स पीडीएफ बना के रख लिया। इससे सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है, ऐसी चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर तुम खुद से कोई चीज को लिखते हो तो जब तुम लिखते हो ना तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में भी प्रिंट होता जाता है। एंड जब दिमाग में भी प्रिंट होता जाता है तुम उस चीजों को ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हो। एंड जब तुम दोबारा उसको रिवीजन करोगे तो क्या होगा, तुम्हें याद रहेंगी चीजें कि तुमने ये वाली चीज यहां लिखी थी, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर था, किसी और का तुमने नोट्स लिखा। अब वो बंदा क्लास में कुछ समझ रहा है एंड उसने अपना नोट्स अपने तरीके से बनाया। क्लास में अगर टीचर ने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया तो उसने कहीं लिखा। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वाला चीज इंपॉर्टेंट था? तो तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रॉपर क्लास नोट बनाना चाहिए, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। अपना क्लास नोट बनाओ, रेगुलर क्लास जाओ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, रेगुलर क्लास जाना शुरू कर दिया, प्रॉपर क्लास नोट बनाना शुरू कर दिया। क्लास के बाद क्या करना है, क्लास के बाद जैसे ही घर आते हो सबसे पहला टास्क होना चाहिए रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड इन क्लास। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए गए हैं एंड जो भी क्वेश्चंस कराए गए थे क्लास में कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, उस चीजों को आके तुम्हें रिवाइज कर लेना है प्रॉपर। अब रिवीजन का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बस देख लिया और पेज पलटते जा रहे हैं। नहीं, रिवीजन करने का मतलब प्रॉपर तुमने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। एक तरीके से तुम्हें क्या करना है, घर में खुद को टीच करना है। अगर तुम किसी चीज को किसी को पढ़ा देते हो ना एक एक चीज, तो तुम्हें वो चीज हमेशा याद रहती है। तो तुम्हें क्या करना है, उस चीज को टीच करना है। तुम खुद को पढ़ाना शुरू कर दो घर पे, जैसे सर ने तुम्हें पढ़ाया था उसी तरीके से तुम हूबहू खुद को पढ़ाना शुरू कर दो कि यहाँ ये बताया गया था, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट था, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट था। एंड जो भी क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं बिना सॉल्यूशन देखे खुद से एक रफ कॉपी में सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अगर तुमसे ये सारी चीजें हो जा रही है इसका मतलब तुम क्लास में हर चीज समझ चुके थे। देन कहाँ पे आना है, अगर तुमने प्रॉपर रिवीजन कर लिया तो अब आओ होमवर्क। सॉल्व गिवन होमवर्क। जब भी क्लास अटेंड करोगे कुछ एक होमवर्क मिलेगा तुम्हें, जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा वो सारी चीजें, उसके बेसिस पे वो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होमवर्क देंगे कि ये अगले क्लास में करके आना। तुम्हें क्या करना है, क्लास नोट रिवीजन करने के बाद उस होमवर्क को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। जब तुम 10th में थे तो तुम मैक्सिमम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे, तुम्हें 95% आ रहा था। कोई बच्चा 95% ला रहा है, कोई बच्चा 97% ला रहा है, कोई बच्चा 98% ला रहा है। उससे अगर 20 क्वेश्चन मिलते थे तो वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। जेई में ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें टीचर ने होमवर्क दिया 20 क्वेश्चन, हो सकता है इनिशियल्स के चैप्टर में हो जाए, क्योंकि इनिशियली चैप्टर जो होते हैं इजी होते हैं, तुम्हें बेसिक सिखाया जाता है जो 10th से रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक मिथ बस्ट कर ले कि भाई वहां जो 90% आता था ना वो अब पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने घर वालों को भी समझा देना एंड खुद को भी अच्छी तरीके से समझा देना। यहां अगर तुम एज एन एवरेज स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट 50% क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर टीचर ने 20 क्वेश्चन दिए थे तो तुम 50% क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व कर लो, एटलीस्ट। ये मेंटेन रखो, एटलीस्ट 50%। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुमसे और ज्यादा हो रहा है तो ट्राई टू सॉल्व
ट्राई टू गेट 75%। तुम अच्छा करते जा रहे हो तो 75% ले आओ, तो 75% वाला चीज मैनेज रखो, ठीक है। तो अगर 10-20 क्वेश्चन मिल रहा है तो उसमें 75% क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर तुमसे 50% मिनिमम सॉल्व हो जाता है एंड 75% तक तुम सॉल्व कर दे रहे हो, दिस मीन्स तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्लास में बाकी सारे लोगों से तुम बहुत आगे हो। इनिशियली तुम्हें लगेगा यार यहाँ पे सारे टॉपर है, सब तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक लेवल के बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, स्टेप्स बताया मैंने। क्लास अटेंड करो, लेक्चर नोट बनाओ, लेक्चर नोट प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद घर जाओ, घर जाके उसको रिवीजन करो, सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करो, सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो। देन जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को सॉल्व करो। उस होमवर्क को सॉल्व करने के बाद तुम देखो, एंड जब भी ये होमवर्क सॉल्व करते हो एक टाइम लिमिट में करो। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दिए। आधा घंटा लगाने वाला क्वेश्चन अगर होगा तो टीचर खुद बता देंगे, या खुद से पूछ लेना कि सर आपने जो ये होमवर्क दिया है 15-20 क्वेश्चन, इसमें कितने टाइम लगने चाहिए। तुम खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, टीचर से ये बात पूछ लो। टीचर ने बोला 1 घंटा लगना चाहिए तो ट्राई टू सॉल्व दैट इन 1 घंटा, 3 घंटा नहीं लगा देने का। तो हमेशा इन्फॉर्म्ड रहो कि जो भी क्वेश्चन टीचर ने दिया है, अगर टीचर खुद 5 क्वेश्चन देगा एंड पांचों के पांचों टफ होंगे तो टीचर खुद बोल देंगे कि इसी 5 क्वेश्चन में तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। तुम्हें एक आइडिया होगा कि 2 घंटा देना है। अगर वो 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन दे रहे होंगे, तो वो खुद बोल देंगे आधा से 1 घंटा लगना चाहिए। तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए 1 घंटा लगेगा। तो टाइम लिमिट तुम्हें मालूम होना चाहिए, उस टाइम लिमिट के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड एक और चीज कभी मत करना, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर देख लिया, आंसर देखने के बाद क्या होगा तुम्हारे साथ, आंसर देखोगे, तुम्हारा आंसर लेट से तुमने बी टिक किया था, आंसर देखा वहां पे सी है, तो तुम क्या करोगे, अच्छा मैंने ये वाला तो मिस्टेक कर दिया, उसके बाद अब सी टिक कर दोगे, सही हो गया। इसी तरीके से तुम्हारा आदत बन जाएगा। ये आदत बहुत खराब है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें टाइम लिमिट के अंदर चीज़ों को सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। अगर तुम टाइम लिमिट पे चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो तो उससे बाद क्या होगा पता है, जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तुम्हें बिल्कुल कुछ भी स्ट्रेसफुल फियरफुल नहीं लगेगा। तुम एक प्लानिंग के साथ, तुमने हर दिन सेम चीज़ प्रैक्टिस किया है, एक टाइम लिमिट में किया है, तो क्या होगा जब तुम एग्जाम दोगे तुम्हें वो वाली गंदी आदत रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर सर ने 20 क्वेश्चन दिए हैं, तुम्हें एक शॉट में, 1 शॉट में सारे के सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। देन उसके बाद सारे के सारे 20 क्वेश्चन का आंसर की देखो। आंसर की देखने के बाद चेक करो 20 क्वेश्चन में तुम्हारे कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, तुम हर दिन खुद को चेक कर रहे हो कि मैं 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता हूं एक लिमिटेड टाइम में तो मैं इतना परसेंट लाता हूं, मुझे इतने परसेंट मार्क्स आते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, खुद को जज कर रहे हो डेली के बेसिस पे। तुम्हें कोई एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है वेट करने की, 3 महीने के बाद एक मेजर टेस्ट होगा तब मैं खुद को जज करूंगा, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद को डेली जज करो। अगर तुम डेली अगर 1% भी इम्प्रूव हो रहे हो ना, तो आगे चलते चलते जब 2 साल खत्म होगा ना, तुम एक इस लेवल पे शुरू किए थे इस लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बस इस बातों को ध्यान रखना। होमवर्क करना शुरू कर दो। देन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या क्या क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जो भी तुम्हें बुकलेट बोल लो या मॉड्यूल बोल लो या शीट बोल दो, जिस भी कोचिंग में जाओगे, अगर स्टैंडर्ड कोचिंग है, नेशनल लेवल का कोचिंग है, तो एक बुकलेट प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर का, एक मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर का। उसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बुकलेट इज इनफ। जब मैं भी तैयारी कर रहा था मैंने सिर्फ और सिर्फ बुकलेट सॉल्व किया था। अगर तुम प्रॉपरली बुकलेट को बार बार सॉल्व करते हो तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। लेट से 2 बच्चा है हमारे पास, एक बच्चा है जो 10 बुक को थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सॉल्व किया, और एक बच्चा है जो एक बुक को उठा लिया एंड उसी को 10 बार सॉल्व कर लिया। किसके पास नॉलेज ज्यादा होगा, कौन ज्यादा एफिशिएंट बन चुका होगा? वो वाला बच्चा जिसने एक बुक को 10 बार सॉल्व किया। वो वाला बच्चा एफिशिएंट नहीं बनेगा जिसने 10 बुक रख लिए थे इकट्ठा करके एंड थोड़ा कभी इस बुक से पढ़ ले रहा है, कभी इस बुक से पढ़ ले रहा है, 2 क्वेश्चन इधर से कर रहा है, 10 क्वेश्चन उधर से कर रहा है। नहीं,
सारे बुक जेई के जब तुम देखोगे ना एक स्टैंडर्ड होते हैं, ऑलमोस्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन हर बुक में तुम्हें मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहले तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी कोचिंग का मटेरियल मिलता है कोचिंग मटेरियल प्रॉपर सॉल्व करो। एंड अगर तुम्हारी कोचिंग में डीपीपी कल्चर है तो उस डीपीपी को सॉल्व करो। डीपीपी का मतलब ही होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर दिन क्लास होगा, हर दिन उस पर होमवर्क मिलेगा, वही मैंने बताया, उसको सॉल्व करना शुरू करो। तो अगर ये दो चीजें तुम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, बुकलेट एंड डीपीपी, एंड अगर कोई टीचर असाइनमेंट देता है तो असाइनमेंट, ठीक है, ये इनफ होता है जेई की तैयारी के लिए। कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेसिफिकली मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने जेई की तैयारी की हुई है तो मैंने देखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम चल जाता है। ओके, अब भी किसी बच्चे को लगता है कि मैं तो कोई अलग से बुक पढ़ना चाहता हूँ, इतना तो हो जाता है मेरा, जो भी टाइम लिमिट दिया जाता है उससे पहले ही मेरा हो जाता है ये सब कुछ। देन तुम कोई एक स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड जेई बुक, स्टैंडर्ड जेई बुक, कोई एक स्टैंडर्ड जेई बुक उठा लो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जेई बुक अलग अलग टीचर के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे मैं रिकमेंड कर सकता हूं, सिनगेज का बुक आजकल बहुत फेमस है, सिनगेज का बुक चलता है। या फिर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सोच रहे हो तो एसके गोयल, अरिहंत पब्लिकेशन, ये बुक बहुत अच्छा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कैलकुलस में भी ये चले जाएगा, अमित एम अग्रवाल, अरिहंत पब्लिकेशन, अमित एम अग्रवाल, ठीक है, ये हो जाएगा अरिहंत पब्लिकेशन का बुक। तो ये सारी बुक तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे शेयर भी कर सकता हूँ। तुम मुझे पर्सनली मेल करोगे तो मेरे पास अरिहंत के सारे बुक्स हैं, अरिहंत के मेरे पास पीडीएफ में सारे के सारे बुक्स है। ट्रिग्नोमेट्री है मेरे पास, उसके बाद अलजेब्रा है पूरा मेरे पास, उसके बाद तुम्हारा कैलकुलस है मेरे पास, एंड वेक्टर एंड 3D है मेरे पास, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है मेरे पास। ये सारे के सारे अरिहंत के मेरे पास पीडीएफ में बुक है, अरिहंत के पीडीएफ है, और ये तुम्हें मिल जाएगा यार, ये तुम गूगल भी करोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक्स तब पढ़ना है जब तुमने बुकलेट कंप्लीट कर लिया है, तुमने टीपीपी कंप्लीट कर लिया है, तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। ये सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट कर लोगे, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो तुम इन सारे बुक्स पे जा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया सॉल्विंग की बात। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जेईई की तैयारी में, एक है रिवीजन एंड दूसरा है टेस्ट। जो बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है एंड टेस्ट प्रॉपर नहीं दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, भले वो कितना भी बुकलेट सॉल्व कर ले, कितना भी क्लास अटेंड कर ले, कितना भी हैंड रिटन नोट्स बना ले। अगर वो प्रॉपर रिवीजन नहीं करता है, अगर वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं देता है, टेस्ट का एनालिसिस नहीं करता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें टेस्ट ही देना है। अब रिवीजन के लिए क्यों मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यार क्या होता है ना, जब तुम जेईई की तैयारी करोगे टोटल कितने चैप्टर हो जाएंगे पता है, पीसीएम मिला के अराउंड 90 चैप्टर्स, अराउंड 90 चैप्टर्स हो जाएंगे अगर मैं चैप्टर्स को सेग्रीगेट करूं तो, ठीक है। अब 90 चैप्टर्स हो जाएंगे एंड तुम रिवीजन ये सोचोगे कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं रिवीजन करूंगा। भाई कब? 90 चैप्टर्स, एक चैप्टर पता है, एक चैप्टर का क्लास नोट 50-50 पेज का बन जाएगा, 50 से 100 पेज का बन जाएगा एक चैप्टर का क्लास नोट। अब 50-100 पेज तुम रिवीजन करना शुरू करोगे एक चैप्टर के लिए, एंड तुमने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रखे हैं, तुम रिवीजन कब करोगे? अगर लेट से तुमने रिवीजन शुरू किया सिलेबस खत्म होने के बाद, एक दिन में लेट से तुम 3 चैप्टर रिवीजन करते हो, तुम्हें 30 दिन लग जाएगा। 3 चैप्टर ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं है। एक दिन में अगर तुम एक चैप्टर करोगे ना, 3 महीना लग जाएगा रिवीजन करने में। एंड जब तक तुम 3 महीने में रिवीजन करोगे ना, जो सबसे पहले दिन पढ़ा था उसको फिर से रिवीजन की जरूरत पड़ जाएगी। तो सर रिवीजन कैसे करें? फिर रिवीजन नहीं करना होता है, करना होता है।
मैं कैसे सिखाता हूँ बच्चों को, बच्चे बहुत कम फॉलो करते हैं। देखो जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना, इसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीजों को फॉलो करेंगे एंड सिलेक्शन उसी का होगा। मैंने क्या बोला, 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन होता है 10,000 का। तो क्यों 10,000 का सिलेक्शन होता है? क्योंकि 10,000 बच्चे ही ऐसे जो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली 2 साल ये, एंड मैक्सिमम बच्चे इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। बस भीड़ है, वो भीड़, ठीक है। रिवीजन कैसे करना होता है, लेट्स से एक चैप्टर लेता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ। लेट्स से तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ, 2 घंटे का लेक्चर होता है। अब 8 से 10 लेक्चर लग जाएगा, 8 से 10 लेक्चर लग जाएगा। लेट्स से एक वीक में मैथ्स का 2 लेक्चर होता है, तो कम से कम 4 वीक लग जाएगा। 4 वीक का मतलब क्या होता है, 1 महीना लग जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होने में 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। लेक्चर 1 हुआ, अब तुम घर गए, लेक्चर 1 को रिवाइज कर लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेक्चर 1 रिवाइज कर लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेक्चर 2 हुआ, अब जब दूसरे दिन घर जाओगे ना, रिवाइज करने बैठोगे ना, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर 1 को रिवीजन मत करो। उस दिन जब रिवीजन करने बैठ रहे हो ना, तो लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 को रिवाइज कर लो, ठीक है। लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 तुमने रिवाइज कर लिया। अब लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 जब रिवाइज कर लिया, फिर से होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर 3 हुआ, जब लेक्चर 3 हुआ फिर से तुम घर गए, लेक्चर 3 को रिवाइज मत करो, सिर्फ लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 प्लस लेक्चर 3 को रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। देन फिर से उसके बेस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब तुम सोचो जब लेक्चर 4 होगा तो क्या करना है तुम्हें, लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 प्लस लेक्चर 3 प्लस लेक्चर 4 रिवाइज कर लिया। अब इस तरीके से जब तुम रिवीजन कर रहे हो, जब लेक्चर 8 या लेक्चर 10 होगा तो तुम्हें दिख रहा है एक ही चैप्टर के नोट्स को तुमने कितनी बार पढ़ लिया होगा। अब अगर सोचो एक ही नोट्स को तुम्हें 10 बार मैं पढ़वा दूं, यार वो याद हो जाएगा, उसको तुम भूल ही नहीं सकते हो। भूलना बहुत डिफिकल्ट है किसी चीज को। अगर मैं किसी चीज को याद दिला दूं ना कि मेरा नाम XYZ है, अब तुम भूल के दिखाओ, इसको भूल ही नहीं सकते हो तुम। यही बात बोल रहा हूं, अगर तुम रिवीजन करते रहे, कब रिवीजन करते रहे, जिस टाइम पे चैप्टर चल रहा है उसी दिन डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली रिवीजन कर रहे हैं, सेम नोट्स को रिवीजन कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन के बाद तुमको उसको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड तुमने इनफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा तुम्हारा। 1 महीने में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट। अब उसके दोबारा कभी रिवीजन नहीं करूंगा, करेंगे। हर कोचिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल के पास मेजर टेस्ट होता है। उस मेजर टेस्ट में क्या होते हैं, अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाई हो चुके हैं वो आते हैं, या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या होता है, जो भी टॉपिक चल रहा था अभी उसका एक टेस्ट होगा। अब देखो जिस टाइम पे टेस्ट होगा ना, उस टाइम पे भी तुम्हें रिवीजन कर लेना है। लेट्स से एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको तुमने रिवीजन कर लिया, वो चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया, हाँ सर। एक बार मेजर टेस्ट हुआ, मेजर टेस्ट में वो चैप्टर फिर से आएगा, फिर से तुमने रिवीजन कर लिया, फिर से रिवीजन हो गया, हाँ सर। लेकिन ये रिवीजन बहुत आसान कब पड़ेगा, क्योंकि मेजर टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ्स रहेगा, उसमें बहुत सारे चैप्टर रहेंगे। तो ये रिवीजन आसान कब होगा, जब तुमने फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो किया होगा। जब वो चैप्टर चल रहा था ना, बहुत बार रिवीजन कर लिया है, उसके बाद अगर तुम यहां पे जा रहे हो मेजर टेस्ट में रिवीजन करने, तो तुम्हें क्या लगेगा, वो चैप्टर रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे। एंड जिस टाइम पे चैप्टर चल रहा है, जब तुम बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, बुकलेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे हिलेंगे ही नहीं, तुमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हमेशा डाउट या फिर स्टार मार्क तो कर ही लो अच्छे से। जो भी कलर यूज करना है, रेड कलर यूज करो, ठीक है, उसको अच्छे से लिख लो, स्टार मार्क करके उस क्वेश्चन के आगे लगा दो, ठीक है, कि ये तुम्हारा डाउट था। एंड जब भी क्वेश्चन कुछ डिस्कस होता है क्लास में, तो टीचर्स कभी कभी बोलते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जेई में, तो उस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लो। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब तुम रिवीजन करने बैठोगे
तो जो क्वेश्चन पे स्टार मार्क तुमने किया है वो क्वेश्चन या तो तुम्हारा डाउट था पहले से, या फिर टीचर ने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर ज्यादा जोर डालो रिवीजन करने टाइम तुमने क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब रिवीजन करोगे 50 क्वेश्चन है बुकलेट में, 100 क्वेश्चन है, सारे 100 क्वेश्चन को एक एक बार थोड़ी ना देखोगे। तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन ना उसको अच्छे से देख लिया बस, क्योंकि वही तुम्हारा डाउट था या फिर वही इंपॉर्टेंट है, तो उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया। अब सोचो जो मैंने रिवीजन का प्लानिंग बताया इस तरीके से तुम रिवाइज करोगे तो कभी तुम्हारा कुछ मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि एक मेजर टेस्ट आएगा, रेगुलर इंटरवल में तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा, एक टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा, रेगुलर इंटरवल में तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा, एंड साथ ही साथ जब चैप्टर चल रहा है उस टाइम पे भी तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा। तो रिवीजन का भाई खेल खत्म, तो रिवीजन करने का कोई झमेला नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा फिर? टेस्ट में क्या करना है तुम्हें? जब भी तुम टेस्ट देते हो, तो मैंने बताया जब क्लास के बाद जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक टेस्ट ही हो रहा है तुम्हारा, प्लस टेस्ट में तुम्हारा एक माइंड सेट होना चाहिए, प्रॉपर माइंड सेट, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, इस टाइप से चलना चाहिए कि अगर तुम सोच के पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा, पहले मैं मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा, ये सारी चीज ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए पहली बात, तो एक प्रॉपर माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को मालूम होता है उसे कितना आता है, उसकी तैयारी कितनी है, जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं क्या उसने ढंग से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो उस हिसाब से तुम्हारा एक प्रॉपर माइंड सेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर। एंड कभी खुद को ऐसा मत करो कि अगर तुम्हें नहीं आता है फिर भी दिखाने के लिए लोगों को बस हाँ बोल दिया आता है, उस तरीके से खुद को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ जाओ एग्जाम देने। प्लस मैंने तुम्हें बता दिया जेई में क्या होता है ना, अगर तुम 50% ले आए एडवांस में, एग्जामिनेशन में अगर तुम 50% मार्क्स स्कोर करते हो भाई 2000 के अंदर रैंक आता है तुम्हारा, ऑल इंडिया रैंक 2000 के अंदर रैंक आता है तुम्हारा AIR, ठीक है। तो अगर तुम 50% स्कोर करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा माइंड सेट क्या होना चाहिए एग्जाम में कि भाई मेरे सामने अगर 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मैं क्या करता हूं इजी क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, 5 ही क्वेश्चन के आंसर को मैं टिक करूंगा। होता क्या है मैक्सिमम बच्चों के साथ, वो बोर्ड के बाद आते हैं जे एग्जाम देने, अब उनके दिमाग में तो ऐसा रहता है यार मैं बोर्ड्स में अगर 30 क्वेश्चन आते तो मैं 30 के 30 अटेम्प्ट करता था, एंड यहां पे तो सब्जेक्टिव होता था, प्लस जेई में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन रहेंगे, वो तुम्हें लुभाएंगे, ठीक है। तुम्हें लगेगा यार टिक कर देता हूं, आएगा तो 4 मार्क्स आएगा, जाएगा तो 0, 1 मार्क्स ही तो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग अगर तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग तो 0 गया, नेगेटिव मार्किंग 1 है तो 1 मार्क्स ही तो गया। लेकिन ऐसा जब तुम तुक्का मारना शुरू करोगे तो ऐसा एक क्वेश्चन में थोड़ी ना तुक्का मारोगे। अगर चलो तुमने पूरा का पूरा पेपर 2 या 4 क्वेश्चन में तुक्के मारे तो बहुत सही है, कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन भी सही हो गया, तुम्हारा क्या होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करने लगे 10 क्वेश्चन में तुमने सपोज कर दिया तो भाई तुक्का मारोगे तो गलत होगा, वो चांस बहुत कम है कि तुम्हारा वो सही होगा। तुक्का मारने वाली बात नहीं करनी है। अगर मुझे 10 क्वेश्चन आया सामने एंड मुझे 5 क्वेश्चन ही आता है, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर टिक करूंगा, 5 क्वेश्चन को छोड़ के आ जाऊंगा। बिलीव मी, लोगों को 50% भी नहीं आता है कोचिंग के टेस्ट में। अगर तुम्हारा कोई भाई बहन है या फिर तुम्हारे कोई सीनियर्स है जो ऑलरेडी जेई की तैयारी कर चुके हैं, किसी कोचिंग में रह चुके हैं, उनसे पूछना एक बार कि उस कोचिंग में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बैच के बच्चों को। लिटरली 50% भी नहीं लाते हैं बच्चे। तो अगर तुमने टारगेट बना के एग्जाम दिया कि भाई सबसे पहला मेरा टास्क ये रहेगा कि मैं जब एग्जाम दूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50% मिनिमम सॉल्व करूंगा, मिनिमम 50%, मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम 100% ले आओ अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो, जो कि आ नहीं पाएगा कभी, ठीक है। तो मिनिमम 50% का टारगेट लेके चलना है। अब अगर लेट से तुमने 2 घंटा एग्जाम दिया एंड तुमने 50% तुम्हें लग रहा है कि हाँ 50% तो मेरा आ रहा है, मैंने आधे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेट से 20 क्वेश्चन आता है सब में, पीसीएम में तो 60 क्वेश्चन आए एंड तुमने 2 घंटा के एंड तक में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। 30 क्वेश्चन छाट के सबसे पहले इजी वाला किया, 3 स्लॉट में किया। सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, इजीएस्ट
जो फॉर्मूला बेस्ड है या तुमने जो पढ़ा है डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, टिक कर दिया उसको। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया, वो क्वेश्चन जो तुम्हें आता है एंड थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसको कर लिया। थर्ड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करना है जो तुम्हें 50-50 टाइप लग रहा था, यार आता भी है नहीं भी आता है, कैलकुलेशन करूंगा आंसर आएगा भी या नहीं आएगा, इस टाइप के। तो उस टाइप के क्वेश्चन थर्ड अटेम्प्ट में करने, इतने के बाद तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, फोर्थ अटेम्प्ट की बारी नहीं आएगी। तो अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो तो शायद तुम फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट के 50% तक ही गए होगे, तुम्हारा 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 50% स्कोर कर लिया, तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो गया अच्छे रैंक के साथ। अब अगर सोचो एग्जाम में बैठे हुए तुम 50% स्कोर कर लिए, तुम्हारा माइंड कितना रिलैक्स हो जाएगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो तुम्हें आता था एंड तुमने सही मार्क किया है, बाकी क्वेश्चन को तुमने देखा ही नहीं, 50% आ गया। अब जो तुम 31st क्वेश्चन करोगे ना, तुमने सिलेक्शन तो इंश्योर कर ही लिया अच्छे रैंक के साथ, अब तुम क्या करोगे ना, अब रैंक तुम्हारा ऊपर जाएगा बस। 31st क्वेश्चन किया, तुम्हारा रैंक 2000 आने वाला था, 1500 पे आ गया। 32nd क्वेश्चन किया तुमने, 1500 आने वाला था, 1200 पे आ गए। 33rd क्वेश्चन किया तुमने, 1200 आने वाला था, 1000 के अंदर आ गए। 35th क्वेश्चन किया तुमने, 800 के अंदर आ गए। अब तुम बस रैंक ऊपर क्लाइंब कर रहे हो, समझ रहे हो, रैंक ऊपर क्लाइंब कर रहे हो। तो इस तरीके से तुम्हें प्रॉपर एक एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। अब तुमने प्रॉपर एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम देने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ 50% आ जाएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तुम एग्जाम देने के बाद घर आओ, सेम पेपर ट्राई टू सॉल्व at home and analyze the paper को एनालाइज करो पूरा। पहले घर पे सॉल्व करो, क्योंकि घर पे सॉल्व करोगे तुम्हें खुद दिखेगा कि भाई ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो वहां मेरे से नहीं बने थे, घर पे आके सारे के सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन को तुम प्रॉपर एनालाइज कर लो। फिर से अटेम्प्ट कर लिया, तुम्हें दिख गया कि तुम्हें आता तो था, तो एनालाइज द पेपर। एनालिसिस में क्या क्या करना है तुम्हें, भाई कुछ क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन लीव कर दिए होंगे तुमने, ठीक है। अब इनकरेक्ट हुए होंगे तो इसमें 2 बनेगा। इनकरेक्ट में क्या चलेगा, इनकरेक्ट में क्या होगा, या तो कॉन्सेप्ट मिसिंग था। कॉन्सेप्ट मिसिंग का मतलब क्या हो गया ना, वो तुम्हें आता ही नहीं था, क्वेश्चन तुमने पढ़ा एंड तुम्हें आता ही नहीं था, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट मिसिंग था। या फिर टाइम कम था, ठीक है, लेस टाइम नहीं था, उसकी वजह से छूट गया, ठीक है। या फिर तुमने गेस कर दिया। इनकरेक्ट में एक और बना लेते हैं, गेस या फिर बोल दो सिली मिस्टेक। ये टाइम लेस वाला तो उधर हो जाएगा ना लीव में, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक की है तुमने, ठीक है। तो इनकरेक्ट कब होगा, जब कॉन्सेप्ट मिसिंग था या फिर सिली मिस्टेक तुमने कर दिया, ठीक है, या फिर तुक्का मार दिया, गलत हो गया। एंड लास्ट में तुम क्या करोगे, या तो कुछ क्वेश्चन को तुमने छोड़ दिए होंगे। तो जब ये प्रॉपर एक टेबल बना लोगे ना कि तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें आ गए, करेक्ट तुम्हें आते थे, इनकरेक्ट एंड लीव में क्या होगा, या तो टाइम लिमिट या फिर कॉन्सेप्ट मिसिंग, ठीक है। तो इनकरेक्ट में या तो तुमने गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया एंड वो गलत हो गया। अब गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, गलत हो गया, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सही कॉन्सेप्ट क्या है उसको याद रखो कि अगली बार जब एग्जाम होगा एंड उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, तुम वो कॉन्सेप्ट को गलत नहीं लगाओगे। समझ रहे हो बात को। तो ये वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना, जो तुमने गलत कॉन्सेप्ट लगा दिए थे, ये सारे क्वेश्चन को तुम्हें नोट डाउन करना है एंड तुम्हें याद रखना है, यहां पे मैंने गलती की थी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर आता है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक होता है जनरली,
तुम सिली मिस्टेक को 100% रिमूव कर ही नहीं सकते हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, सिली मिस्टेक को रिमूव कर सकते हो। सिली मिस्टेक से देखो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक से हट गए। कहीं प्लस के जगह माइनस लिख दिया, माइनस के जगह प्लस लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कहीं नंबर लेना ही भूल गए, कुछ डिवीजन करने में डिवीजन करना था मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 3 की पावर 3 निकालना था 3 इंटू 3 निकाल दिया। इस टाइप की चीजें होती है एग्जाम में, ये सारी है सिली मिस्टेक। इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, इसको रिमूव किया जाएगा घर पे प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कर लो। एंड जब भी घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो हमेशा ट्राई टू रीच टिल एंड, ट्राई टू सॉल्व टिल एंड। हर क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करो, ठीक है, लास्ट तक सॉल्व करो हर एक क्वेश्चन को। तो इससे क्या होगा, सिली मिस्टेक के चांसेस कम होते जाएंगे। देन गेस वाले पार्ट में हमने इसलिए लिखा ताकि तुम्हें पता चल जाए कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसको तुमने तुक्का मार के रखा एंड वो गलत हो गए, ताकि तुम्हें पता चले कि तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मार के सिलेक्शन जेई में नहीं होगा। तुक्का तो छोड़ ही दो, तुम एक क्वेश्चन भी तुक्का मत मारो यार। तुक्का तब मारो जब तुम्हें 50-50 टाइप लग रहा है कि यार ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए मैंने, अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर पक्का हो सकता है, देन तुक्का मार सकते हो। उस टाइम पे क्या होगा, 50-50 चांस हो गया ना, या तो सही हो या तो गलत। अगर तुम 4 में से रैंडम तुक्का मार रहे हो कोई एक आंसर, वो गलत है यार, उसमें मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। उसका लीव कर दिया में 2 कॉलम बनाया, या तो टाइमलेस था मतलब स्पीड की कमी है, कितने क्वेश्चन छूटे टाइम के कमी की वजह से वो देख लो। उसके बाद कॉन्सेप्ट मिसिंग, इसका मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें आता ही नहीं होगा एंड तुमने छोड़ दिया, तो उस कॉन्सेप्ट को जाओ नेक्स्ट डे आस्क योर टीचर्स, जो भी तुम्हें पढ़ाते हैं उनसे जाके पूछो कि सर ये क्वेश्चन आया था मुझे और मुझे आता ही नहीं, शायद क्लास में पढ़ाया तो गया था मेरा ध्यान नहीं था, या फिर ऐसा समझ लो मैं एब्सेंट था, या फिर मैं फिजिकली प्रेजेंट था लेकिन मेंटली एब्सेंट था। इस टाइप की चीजें होती है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो तुम क्या करो, टीचर से पूछ लो एंड उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को याद रखो। याद रखने से क्या फायदा होगा, दोबारा कभी क्वेश्चन आ गया ना उस पर, तो फिर तुम्हें वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें तो हो सकती है कवर। टाइम वाला क्या है, स्पीड वाला चीज कब इंप्रूव होगा, इसीलिए तो मैंने बताया घर पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो सेट टाइम लिमिट। घर पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक टाइम लिमिट के साथ करो। टाइम लिमिट के साथ करोगे ना तो तुम्हारा स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये 2 जो मेजर पोर्शन होता है, कभी कोई टेस्ट को लीव मत करो, रिवीजन प्रॉपर करो। जो बच्चा ये प्रॉपर चीजें कर रहा है ना, क्लास जा रहा है रेगुलर, क्लास नोट बना रहा है, रिवीजन कर रहा है, बुकलेट सॉल्व कर रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, असाइनमेंट सॉल्व कर रहा है, अगर इन सारी चीजों को सॉल्व कर रहा है देन रिवीजन कर रहा है प्रॉपर। रिवीजन करने के बाद अगर वो टेस्ट दे रहा है प्रॉपर एंड टेस्ट को एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस करने के बाद चीजों को याद रख रहा है कि दोबारा अगर टेस्ट होगा तो मैं उसको गलती नहीं करूंगा, उसका इंप्रूवमेंट होगा एंड उसका सिलेक्शन होगा। 100% लिख कर ले लो, गारंटीड 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है, 100% सिलेक्शन। ठीक है, तो भाई 100% सिलेक्शन होगा अगर तुम इन बातों को फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपरली। अब देखो होता क्या है ना, जनरली ये लास्ट है, इस टाइप का ग्राफ चलता है बच्चों का, धीरे 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 इस टाइप का चलता है, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं। ये ग्राफ चल रहा है जेई की तैयारी के टाइम पे। शुरू किया था भाई 10 से 15 लाख बच्चों ने, मस्त, कभी अप्स आया कभी डाउन आया, हल्का सा अप आया 1 लाख बच्चे कम हो गए, 9 लाख है, थोड़ा सा अप आया 2 लाख और बच्चे कम हो गए, 7 लाख बच्चे कम हो गए। का मतलब क्या है, क्या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं, वो हार मान चुके हैं, उन्हें लग गया कि मेरे से अब नहीं होगा जेई। 7 लाख, फिर से थोड़ा सा अप आएगा, 4 लाख बचेंगे। सीरियस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैंडिडेट हैं लेकिन बस वो नंबर्स हैं। अगर तुम्हारे कोई भी रिलेटिव या किसी ने जेई की तैयारी कर रहे हैं तो अगर पूछना उनके क्लास में अगर स्ट्रेंथ 50 बच्चे थे तो एक्चुअल में 5 बच्चा ही बहुत सीरियस है,
बाकी 45 बच्चे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। अगर कोटा वोटा जाओगे जहां अच्छे कोचिंग है, वहां के टॉप बैचेस देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम बच्चे सीरियस है। जैसे कि मैं रेजोनेंस में पढ़ा था एंड वहां 250 बच्चे थे R1 बैच में, भाई साहब 250 के 250 बच्चे सीरियस थे एंड ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो रेजोनेंस का टॉप बैच था। लेकिन तुम पीछे जाओगे तो वहां फिर से रेशियो ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कम होते जाएंगे, फिर से आएगा 2 लाख हो गए, इस टाइप से कम होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, क्यों? क्योंकि टेस्ट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बहुत सारे बैकलॉग हो चुके हैं, बच्चों का बैकलॉग कवर ही नहीं हो पा रहा है। इतना टेंशन हो जाता है, उन्हें लग जाता है मेरे से नहीं होने वाला है। 2-4 टेस्ट दिया 20% आ रहा है, किसी को नेगेटिव में मार्किंग आ रहा है, किसी को 10% मार्क्स आ रहा है, वो सपना लेके बैठा हुआ मेरा IT होगा, 10% मार्क्स नहीं ला पा रहा है। तो ऐसे सारे बच्चे क्या होंगे, धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर होते जाएंगे। तुम्हें हार नहीं मानना है, मोटिवेटेड रहो, डिटरमाइंड रहो, क्योंकि अगर तुमने कोई गोल चूज किया था तो उसको प्रॉपर फुल करना है, ठीक है। तो करते जाओ। जब यहां बचोगे ना, यहां 1 से 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, ठीक है। जेई मेन का एग्जाम होता है 1 लाख बच्चे हो जाते हैं। देन अगर तुम वहां से भी सीरियस रह गए एंड तुमने प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर टेस्ट, यहां देखो 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे यार जिनका सिलेक्शन हो सकता था, उन्होंने सब कुछ प्रॉपरली फॉलो भी किया है। अब यहां से आगे बढ़ने का क्या मूल मंत्र है? तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है, सिलेबस खत्म होने के बाद प्रॉपर रिवीजन चल रहा है तुम्हारा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम टेस्ट दे रहे हो, खुद को एनालाइज कर रहे हो, एनालिसिस चल रहा है प्रॉपर। अगर तुम ये सारी चीजें प्रॉपर कर रहे हो तो लास्ट में क्या होगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी एंड गॉट सेलेक्टेड इनटू IIT, ठीक है। तो बीच में डिमोटिवेशन आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। जब डिमोटिवेटेड रहो, तुम्हें लग रहा है यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, ब्रेक ले लो थोड़ा सा, 1 दिन का ब्रेक ले लिया, एंटरटेनमेंट थोड़ा सा, ठीक है। जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है वो कर लिया। ब्रेक लेना अच्छी बात है, नॉर्मल है, सबके लाइफ में डिमोटिवेशन आता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है भाई, हार नहीं मानना है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी। जो भी बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा फॉर 2 years एंड प्रॉपर एक टाइम टेबल फॉलो करेगा, उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता यार। देखने के लिए 10 लाख बच्चे हैं, एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम बच्चों में होता है, इनिशियली सब में रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में 1 महीना 2 महीना 1 साल तक उसके बाद कंपटीशन ऐसे डिक्रीज होता है, ठीक है। 10 लाख बच्चे में से बचते हैं सिर्फ 1 लाख बच्चे जो बहुत सीरियस है। भाई तुम्हें वो बनना है, तुम्हें प्रॉपरली सब कुछ फॉलो करना है, ठीक है। मचा दोगे, ट्रस्ट में, एंड सिलेक्शन हो जाने के बाद तुम खुद इसी वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि हाँ सर मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की एंड मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट। और भी कोई चीज़ें चाहिए तुम्हें, किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है तो प्रॉपरली कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उस पर वीडियो बना के लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। चलो।